हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूं इकोनॉमिक्स के एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में जिसका नाम इन्फ्लेशन है। एक्चुअली इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करने वाला ये चैप्टर है हमारा, जिसे डिस्कस करेंगे हम। और इस इन्फ्लेशन के अंदर इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, श्रिंकफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, रिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी है हमारे पास, हेडलाइन इन्फ्लेशन या कोर इन्फ्लेशन, ये सब कुछ पूछा जाता है। और सारी टर्मिनोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम का पार्ट रहते हैं। लेकिन उसके लिए पहले हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है कि इन्फ्लेशन क्या होगा, इन्फ्लेशन कैसे इंक्रीज करता है, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कौन कौन सी अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल है भारत में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन का मेजरमेंट कैसे होता है, इसको मापा कैसे जाता है। WPI, CPI, IIP और GDP डिफ्लेटर जो इसके कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको कैसे यूज किया जाता है। और हमारे देश में जब बात महंगाई की हो तो इसमें से किस महंगाई को हम एज्यूम कर लेते हैं, ये सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा इस क्लास में। यानी कि ये कंप्लीट पैकेज होने वाला इन्फ्लेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, और आप इसको समझेंगे बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस पर हम इसको एंड करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात इन्फ्लेशन को एक नॉर्मल फिनोमिना के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। क्योंकि जनरली तौर पर महंगाई, जो मुद्रास्फीति हमारी, इसका अर्थ यह हुआ कि जो हमारे प्राइस है, जो किसी वस्तु की कीमत है, जब वो इंक्रीज करती है तो उसको हम महंगाई कहते हैं। लेकिन कीमत के बढ़ने के साथ ही याद रखिएगा, जो प्राइस होते हैं उसके बढ़ने पर मनी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज करने लगती है, जो मुद्रा की क्रय शक्ति है वो कम हो जाती है। आप एक एज्यूम कर लीजिए कि आपके पास 500 रुपीज हैं और उसमें आप प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हैं जिसकी कीमत 100 रुपए है, तो आपको 5 प्रोडक्ट मिलते हैं। लेकिन अगर उसी की कीमत बढ़कर 125 हो जाए तो आपको 4 प्रोडक्ट ही मिल पाएंगे। इसका मतलब यह है कि 100 रुपीज की कीमत में उस 500 रुपए की वैल्यू 5 प्रोडक्ट के बराबर है। लेकिन जैसे ही कीमत 125 होती है, 125, तो आपके मनी की जो वैल्यू है 500 रुपए की, वो घटकर 4 प्रोडक्ट रह जाती है। इसी पर्टिकुलर सिचुएशन को हमने इन्फ्लेशन का नाम दिया है। लेकिन इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी के लिए हमेशा खराब नहीं होता। ये बात बहुत अच्छे से मान लीजिएगा कि हम जनरली इन्फ्लेशन के लिए जिस तरह से सोचते हैं वो इकोनॉमिस्ट उस तरीके से नहीं सोचते। क्योंकि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होना बहुत जरूरी है देश की तरक्की के लिए, देश में GDP के बढ़ने के लिए, देश के विकास के लिए। लेकिन इस महंगाई का कंट्रोल में होना जरूरी है। क्योंकि कोई भी चीज अगर वो अनकंट्रोल सिचुएशन में होगी, यानी बहुत ज्यादा या बहुत कम होगी, तो हमेशा प्रॉब्लम राइज करेगी देश के लिए, समाज के लिए। लेकिन अगर वो कंट्रोलिंग सिचुएशन में होगी, एडजस्टेबल होगी, तो फिर आप कहेंगे कि सर वो बहुत अच्छी है। और इसी तरह से इन्फ्लेशन जो है वो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होगा अगर वो कंट्रोल है। तो कितना होने पर उसको हमने कंट्रोल मानना है उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं इन्फ्लेशन के। पहले शुरुआत बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे। इन्फ्लेशन का देखो मतलब क्या है, समझिएगा ध्यान से। जब हम बात इन्फ्लेशन की करते हैं सर, तो देखिए इन्फ्लेशन यानी कि जिसे हिंदी में महंगाई कहते हैं सामान्यतः, लेकिन इसका मतलब होता है मुद्रास्फीति। इसका मतलब है कि जब हमारे प्राइस इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल एंड डिक्रीज इन इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, जो सामान्य कीमत स्तर है वो बढ़ जाता है, एंड डिक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी। तो जो करेंसी की परचेजिंग पावर है वो हमारी कम हो जाती है। यानी इसका मतलब यह भी आप कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा प्राइस और परचेजिंग पावर के बीच में, वो एक इनवर्स रिलेशन होगा। क्योंकि कीमत के बढ़ने पर, सामान्य कीमत स्तर बढ़ जाने पर, जो मुद्रा की क्रय शक्ति हमारी वो कम हो जाती है। मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी हो जाती है, कि क्रय शक्ति में कमी हो जाती है। अच्छा, अब सवाल यहां पर एक और आता है इंपॉर्टेंट, कि हमारे देश में जो महंगाई है, अब उस महंगाई के बारे में अगर हम पूछे कि महंगाई, आपने कहा सर कि एक लिमिट तक होना तो अच्छा है, लेकिन उस लिमिट से ज्यादा जो होगी तो उसको खराब माना जाएगा या उससे कम होने को खराब माना जाएगा। देखो इसको डिफाइन किया गया हमारे देश में RBI के द्वारा। क्योंकि RBI वो अथॉरिटी है और भारत सरकार भी, जो कि हमारे देश की महंगाई को एडजस्ट करती है, कंट्रोल करती है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि महंगाई इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो यहां पर याद रखना कि महंगाई का मतलब है कि सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि हो और मुद्रा की क्रय शक्ति जो उसमें कमी हो जाए। तो यहां पर जो बात है अगली वो ये है कि सर महंगाई कितनी होनी चाहिए, जिसको हमने ऑप्टिमम इन्फ्लेशन रेट कहना है। तो जो ऑप्टिमम इन्फ्लेशन रेट होगा, जो हमारे पास ऑप्टिमम इन्फ्लेशन रेट होगा,
उसको आरबीआई ने डिफाइन किया है 4 ± 2%। अब इसका अर्थ यह हुआ कि अगर महंगाई जो है, जो जनरली हम सेल एक साल का डेटा, एक वर्ष का डेटा प्रोवाइड करते हैं, इसका अर्थ है कि अगर मिनिमम जो महंगाई है साल की वो 2% हो और जो मैक्सिमम है महंगाई साल में 6% हो, यानी 2 से लेकर 6% के मिड में अगर इन्फ्लेशन रेट है एनुअली, तो फिर हमारे देश के लिए बहुत बेटर होगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा या इससे कम है तो हम उसको एडजस्ट करना होगा। अब ये एडजस्ट करने वाली जो अथॉरिटीज है उसमें मैंने आपसे कहा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी और दूसरी आरबीआई होगी। तो याद रखना, इन्फ्लेशन जो होगा इसको एडजस्ट और कंट्रोल कौन करेगा? इन्फ्लेशन एडजस्ट या कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। देखो यहां पर हम एक चैप्टर के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि आरबीआई जो होता है वो महंगाई को एडजस्ट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, जिसमें हम बात कर रहे होते हैं सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ रेट। ये जो टर्मिनोलॉजीज है इन सबको यूज किया जाता है महंगाई को एडजस्ट करने के लिए, लेकिन वो आरबीआई करता है। और दूसरा जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, भारत सरकार करती है हमारी। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, आपको याद रखना है सर, उसे हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट के बारे में, डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में, टैक्सेशन के बारे में, पब्लिक डेट्स के बारे में बात करते हैं। ये भी हमारी इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने में रोल प्ले करते हैं। तो ये सवाल है कि जब किसी देश के अंदर इन्फ्लेशन आता है, महंगाई आती है, कीमतें बढ़ने लगती हैं, तो इसको हमने अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिफाइन किया है। तो याद रखिएगा, किसी देश में महंगाई कम हो सकती है, किसी देश में ज्यादा, या किसी देश में बहुत ज्यादा हो सकती है। जैसे कि रिसेंटली अगर आप देखोगे, जिम्बाब्वे देश का नाम आप जानते हो, एक ऐसा देश है दुनिया का जहां सबसे बड़ी सिंगल करेंसी बनती है। आप सोचिएगा कि वो एक सिंगल करेंसी कितने की होगी, तो उसका मतलब है 100 ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर का एक नोट छपता है। सोचिएगा, इतनी हमारे देश की जीडीपी नहीं है सर, पूरे देश की 140 करोड़ लोगों की आय नहीं है जितनी, उतनी वहां पर एक नोट की वैल्यू है। लेकिन अब जानते वो एक नोट लिखने में 100 ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर का होगा, पर उसकी वैल्यू इंडिया के शायद 10 रुपए से भी कम होगी। तो ऐसे नोट का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि जिम्बाब्वे जो एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेशन रेट हो चुका है, इसको हमने हाइपर का नाम देना है। ये दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश होंगे जहां पर महंगाई जो होने वाली है वो 1 या 2% होगी। हमने कहा वो भी बहुत कम है और वो भी अच्छी नहीं है, उसे हमने क्रीपिंग वर्ड से यूज करना है। तो अब अगर आपसे पूछ लेता है कि हमारे पास जो इन्फ्लेशन होगी उसको हम किस किस नाम से जानते हैं, देखो तो भाई याद रखिएगा, सबसे पहले हमारे पास एक टर्म आती है, उसे कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब होता है रेंगती हुई मुद्रास्फीति। और अब रेंगती हुई मुद्रास्फीति मतलब है रेंगती हुई मुद्रास्फीति, और इसका अर्थ आप निकाल सकते हैं कि सर ऐसे देश में रिप्रेजेंट करेंगे इस शब्द से जहां पर इन्फ्लेशन रेट जो होगा वो बहुत लो होगा, तो उसी को क्रीपिंग वर्ड से यूज किया जाएगा, लो इन्फ्लेशन रेट। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसके बाद सेकेंड स्टेज की, जहां पर थोड़ी सी इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाती है, उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन, यानी कि चलती हुई या सामान्य मुद्रास्फीति। वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं जब हमारे पास नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट होता है, यानी जो सामान्यता होना चाहिए 4-6% के आसपास, उसके लिए यूज करते हैं। जब हम कहते हैं कि महंगाई की दर थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, तब हम उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, उसे कहते हैं रनिंग इन्फ्लेशन, जिसका मतलब होता है दौड़ती हुई या भागती हुई, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन रेट जो होगा वो हाई होगा, अधिक होगा, 10-20% के आसपास महंगाई की दर चल रही होगी, तो उसके लिए रनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम कहते हैं कि जो महंगाई है वो और ज्यादा तेज हो, तो उसको गैलोपिंग कहा जाता है, जिसको जनरली तौर पर कूदती हुई, यानी दौड़ने से भी ज्यादा तेज होगा, कूदती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं सर, बहुत ज्यादा हो जाएगा, वेरी हाई इन्फ्लेशन रेट होगा। लेकिन इसी तरह देखो, समझना बात को, जब इन्फ्लेशन रेट इतना ज्यादा हो जाए कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो, तो उसके लिए हम हाइपर या हायर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हाइपर या हायर इन्फ्लेशन कहते हैं जनरली, और इसको हम हिंदी में भी इसी तरह से हाइपर या हायर मुद्रास्फीति कहेंगे। और इसका मतलब यह होगा जब मुद्रास्फीति की दर बहुत ज्यादा हो जाए और इसको अनकंट्रोल्ड सिचुएशन में पहुंच जाए, इसी के लिए हम इस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो हमसे एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि इसमें से क्रीपिंग इन्फ्लेशन किसे कहा जाता है, या हाइपर इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, या कौन सा मुद्रास्फीति का प्रकार नहीं हो सकता। लेकिन अगली बात यह है कि मुद्रास्फीति देश में बढ़ती है, महंगाई हमारे देश में ज्यादा भी हो जाती है और कम भी हो जाती है। लेकिन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का होना अच्छा है।
लेकिन जब मैं इंडिविजुअली तौर पर बात करता हूं, इंडिविजुअली का मतलब यह हुआ सर कि जब हम एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो कि बैंक में पैसे को डिपॉजिट करता है या किसी बाजार में इन्वेस्टमेंट करता है या किसी को उधार देता है या फिर किसी को वो वहां पर सामान बेचता है या कोई जो कि सामान खरीदने वाला होता है, कोई जो कि उधार लेने वाला होता है, अगर हम हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इन्फ्लेशन जो होगी उसको हम अलग अलग पॉइंट से जानेंगे कि वो किसी के लिए तो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी और किसी के लिए वो खराब हो जाएगी। तो ये सवाल जो बनेगा कि इन्फ्लेशन गुड है या बैड है, इसको जानना बेहद जरूरी है। देखो तो इन्फ्लेशन कैसा होने वाला है, तो इन्फ्लेशन क्या होगा उसको समझेंगे पहले। तो इन्फ्लेशन जो है वो गुड है या फिर बैड है, अच्छा या फिर बुरा है। अब देखो यहां पर जब मैं बात करता हूं एक कंज्यूमर के बारे में, कंज्यूमर का मतलब उपभोक्ता है यानी कि ग्राहक है जो किसी सामान को खरीदता है। तो आप कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो सामान खरीदने वाला होगा, अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है उसके लिए तो पहले से ज्यादा उसको पे करना होगा और वो नहीं चाहता कि वो ज्यादा पे करे, क्योंकि जितना ज्यादा वो पे करेगा उतना उसकी सेविंग्स कम हो जाएंगी। इसीलिए अगर हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से चले तो ये उसके लिए खराब होगा, ये उसके लिए लॉस क्रिएट करेगा। लेकिन अगर मैं इसके रिवर्स में बात करूं कि कोई प्रोड्यूसर होगा, अगर कोई उत्पादक होगा मेरे भाई, तो याद रखो वो चाहता है कि कीमत बढ़ जाए, क्योंकि कीमत बढ़ेगी तो वो उस सेल को करने से ज्यादा इनकम जनरेट करेगा, ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा, इसलिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये गुड होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कोई व्यक्ति है जो बैंक में पैसे को डिपॉजिट करता है, या मान लीजिए कि कोई है जो कि इन्वेस्टमेंट करता है शेयर्स में, डिवेंचर्स में, बॉन्ड्स में, जो हम बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई इन्वेस्टर है, कोई डिपॉजिट करता है, या कोई को है जो किसी को उधार देता है यानी कि जो क्रेडिटर होता है, इन सबके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें अगर, तो जो महंगाई बढ़ जाती है ये उनके लिए अच्छी नहीं होती। क्यों? सोचिए ध्यान से जरा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि सर 1,000 रुपए हमने बैंक में जमा किए और उस 1,000 रुपए को जमा करने पर बैंक ने मुझे 6% का ब्याज दिया, 6% का मुझे इंटरेस्ट प्रोवाइड किया बैंक ने, यानी कि एक साल में 6% है, और मैं कह दूं कि इस एक साल के अंदर जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, वो 5% बढ़ गया। 6% मुझे ब्याज मिला लेकिन 5% साल में महंगाई भी बढ़ गई, तो इसका मतलब मुझे यह हुआ कि एक्चुअल जो प्रॉफिट हुआ सर वो 6% का नहीं हुआ, बल्कि मुझे 1% का एक्चुअल प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 5% तो मेरी महंगाई में एडजस्ट हो गया। तो आप कहेंगे सिर्फ 1% का हुआ, या मान लीजिए मैं कहता हूं कि महंगाई जो है वो 5 नहीं बल्कि 8% होती, तब आप क्या कहते हैं? तब मैं कहता कि 6% ब्याज मिला और 8% महंगाई बढ़ गई, तो मुझे 2% का और ज्यादा नुकसान हो गया। देखो नुकसान दोनों सिचुएशन में है, क्योंकि दोनों सिचुएशन में मेरा जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो रहा है, एक में 5% कम हो रहा है और एक में 8% कम हो रहा है। नुकसान दोनों ही केस में हो रहा है। अब ये बैंक में जमा करने वाला हो, ये किसी इन्वेस्टमेंट को करने वाला हो, सर उसको जो भी प्रॉफिट मिलेगा, शेयर बाजार में किसी ने निवेश किया और उसको 15% का प्रॉफिट मिला, लेकिन 5% महंगाई बढ़ गई, तो आप कहेंगे सर उसको 10% ही एक्चुअल मिलेगा, क्योंकि 5% महंगाई ने उसका लॉस कर दिया है। तो इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो जो इन्वेस्टर होगा, जो डिपॉजिटर होगा, जो क्रेडिटर होगा, वो नहीं चाहता महंगाई बढ़े, क्योंकि उसका जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। लेकिन इसके बाद चलिए, तो अब आप कहेंगे कि सर ये बैड होगा। लेकिन अगर इसी के रेस्पेक्ट में हम बात करें कि सर अगर कोई डेटर होगा, जिसको जनरली तौर पर हिंदी में हम देनदार कहते हैं, जिसने की उधार लिया होता है उसको देनदार कहते हैं, यानी जो उधार ले रहा है। सोचिए सर अगर मान लीजिए कि उसने 1,000 रुपए उधार लिए और उसने उस पर 6% का ब्याज दिया, लेकिन 5% साल की महंगाई भी बढ़ रही है, यानी वो 5% तो ऑब्वियस से ज्यादा ही पे करता महंगाई से, तो उसने 6 नहीं बल्कि 1 ही दिया, ये मान के चलिए, क्योंकि 5% तो महंगाई भी बढ़ गई थी, तो अल्टीमेट उसने ज्यादा नहीं बल्कि कम पे किया है। तो इस हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो जो देनदार होगा, यानी कि यहां पर ये कंफ्यूज मत होइएगा कि जो उधार लेता है एक्चुअली उसको डेटर कहते हैं, जो उधार देने वाला होता है उसको क्रेडिटर कहते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चलेंगे तो आपको ये गुड और बैड की कहानी समझ में आ जाएगी। और देश के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि एक कंट्री के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो आप कहेंगे एक देश की बात करूं, अगर एक कंट्री के बारे में बात करूं तो इन्फ्लेशन जो होगा वो गुड होगा, लेकिन वो तब होगा जब वो कंट्रोलिंग सिचुएशन में होगा। याद रखिएगा, अंडर कंट्रोलिंग सिचुएशन में हो, तब आप उसको गुड कह सकते हैं, देश के लिए अच्छा कह सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अब यहां पर एक और चीज समझने की जरूरत है कि जब महंगाई हमारे देश में आती है तब हम उसको डिफाइन करते हैं कि वो महंगाई है। लेकिन अब देखो, इसका अगर मैं रिवर्स कर दूं, इसको अगर मैं उल्टा करके बताऊं आपसे कि सर महंगाई बढ़ नहीं रही है, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि जो महंगाई है वो बल्कि हमारी कम हो गई है, तो उसे क्या कहोगे फिर?
देखो याद रखिएगा, इस बात को समझिएगा ध्यान से कि मान लीजिए मैं एक चार्ट बनाता हूं इस तरह से, और आप जानते हैं कि सर यहां पर जो होता है वो नेगेटिव रेट होता है, क्योंकि हमेशा हमने पढ़ा हुआ, और ये जो होता है हमारा वो पॉजिटिव होता है। इसी तरह जो एक्स एक्सिस में इस तरफ होगा वो नेगेटिव होगा, और जो इस तरफ है वो हमारा पॉजिटिव होगा। अब जब इन्फ्लेशन हमारी इंक्रीज करती है, तो आपने कहा सर इन्फ्लेशन इस तरह से ऊपर की तरफ जाती है और फिर वो नीचे की तरफ भी आती है और फिर ऊपर की तरफ जाती है, यानी ये सिचुएशन तो हमारी लगातार चलती रहती है इकोनॉमी के अंदर। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, देखो कि जब हमारे देश में इन्फ्लेशन आती है, यानी कि महंगाई जो होती है वो पॉजिटिवली बढ़ रही होती है, लेकिन जब ये महंगाई हमारी वापस से कम होने लगती है, जब महंगाई हमारी कम होने लगती है, तो इन्फ्लेशन का रेट जब कम होने लगता है, उसको हमने एक सिचुएशन का नाम देते हैं जिसे कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। यानी कि डिसइन्फ्लेशन वो पर्टिकुलर सिचुएशन है जब महंगाई की दर कम होती है। याद रखना, कीमतें कम नहीं हो रही है, कीमत जो पहले बढ़ गई थी सिर्फ उतनी कमी आई है उसके अंदर। जब मैं कहता हूं ये पॉइंट जो लाइन है वो जीरो की लाइन है सर, अब इसके नीचे चला जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, और उसको क्या कहा जाएगा, देखो उसको कहा जाएगा डिफ्लेशन। ये दो ऐसे शब्द हैं जिसमें बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में क्या अंतर होगा। लेकिन मैंने कहा डिफ्लेशन होगा तो माइनस में महंगाई होगी, और यह देश के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। हमें वापस से क्या करना है, हमें इन्फ्लेशन लेकर आना है। अब आप कहेंगे सर कि जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये वापस से इन्फ्लेशन बन जाएगा, लेकिन इसको इन्फ्लेशन में लाने के लिए हम क्या करेंगे? तो याद रखिएगा, इसको इन्फ्लेशन में लेकर आने के लिए हम एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं जिसको रिफ्लेशन कहा जाता है। अब यहां पर यह बात जानना बेहद जरूरी है कि डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, रिफ्लेशन में क्या फर्क होगा। तो जिस तरह इन्फ्लेशन का मतलब है प्राइस इंक्रीज करने से, मेरे दोस्त याद रखना डिसइन्फ्लेशन का क्या अर्थ होगा। तो आप कहेंगे सर डिसइन्फ्लेशन जो होगा इसका मतलब होगा डिक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट। जो महंगाई की दर है हमारी, डिक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट। तो इन्फ्लेशन रेट में कमी होना, मुद्रास्फीति की दर में कमी होना, इसको डिसइन्फ्लेशन कहा जाएगा। मुद्रास्फीति दर में कमी होना। अच्छा, अगर मैं कहूं कि डिफ्लेशन क्या होगा, तो एग्जैक्टली याद रखिएगा, जो डिफ्लेशन होगा भाई ये इसका अपोजिट होने वाला है भाई। ये इन्फ्लेशन का अपोजिट होगा डिफ्लेशन, जिसको हिंदी में मुद्रा अविस्फीति कहते हैं। मुद्रा अविस्फीति कहते हैं, डिफ्लेशन कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, आप कहेंगे इसमें बेसिक तौर पर जो प्राइस है, क्योंकि वो जीरो के नीचे जब जा रहा है, इसका मतलब जो प्राइस है वो कम होने लगेगा। डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, जो सामान्य कीमत स्तर है उसमें कमी होने लगेगी। सामान्य कीमत स्तर में कमी, सामान्य कीमत स्तर में कमी होगी। और साथ ही आप जानते हैं जब प्राइस कम होगा तो जो करेंसी की परचेजिंग पावर है वो बढ़ने लगेगी, क्योंकि इन दोनों में अपोजिट रिलेशन होता है। इंक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी, इंक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी, जो मुद्रा की क्रय शक्ति है हमारी वो बढ़ने लगेगी। मुद्रा की क्रय शक्ति में वृद्धि, की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी। यानी इसको हम ये कह सकते हैं कि सर एक का मतलब है महंगाई का रेट कम होना, और दूसरे का मतलब ये हुआ, डिफ्लेशन का मतलब ये हुआ, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ये हमें क्या इंडिकेट करेगा सर, ये नेगेटिव इन्फ्लेशन रेट इंडिकेट करेगा। इसमें जो मुद्रास्फीति की दर है वो कैसी हो जाएगी, वो ऋणात्मक हो जाएगी, माइनस में नजर आएगी। इसीलिए इसको कहेंगे ऋणात्मक मुद्रास्फीति। ऋणात्मक मुद्रास्फीति होगी ये, इसी को डिफ्लेशन कहा जाएगा। अच्छा, अब मैंने कहा कि अगर रिफ्लेशन वर्ड के बारे में पूछ ले आपसे क्या होगा, तो आप क्या कहोगे सर? रिफ्लेशन वर्ड जो होगा बेसिकली वो ये डिफाइन करेगा कि जो हमने डिफ्लेशन में पहुंच गए थे हम उसको कम कर सके, तो उसको क्या कहा जाएगा? देखो भाई, उसको कहा जाएगा रिफ्लेशन। तो रिफ्लेशन क्या होने वाला है? रिफ्लेशन का मतलब होगा रिवर्सल ऑफ डिफ्लेशन। तो जो डिफ्लेशन है उसका रिवर्सल कर दिया जाए, यानी उसको समाप्त कर दिया जाए। डिफ्लेशन, मुद्रा अविस्फीति जो है उसको समाप्त कर दिया जाए, तो वापस से इन्फ्लेशन में आ जाने की सिचुएशन जो है उसी को हमने रिफ्लेशन का नाम दिया। तो अब ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी बात कि इन्फ्लेशन के स्टेजेस क्या होते हैं। इन्फ्लेशन में जो टर्मिनोलॉजीज तीन है अलग से, वो भी आपको याद हो गई। ये अच्छा होगा किसी के लिए और बुरा होगा किसी के लिए, तो वो कौन कौन से होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि महंगाई एक्चुअली बढ़ती किन कारणों से है।
देखो, अगर हम महंगाई के बढ़ने की बात कर रहे हैं सामान्य तौर पर, आप कहोगे कि सर अगर किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि महंगाई हो रही है, तो उसकी सबसे मुख्य बड़ी वजह जो होगी वो ये कि उसकी जो डिमांड है मार्केट के अंदर वो बढ़ जाए, या फिर हम ये कहते हैं कि उसकी जो सप्लाई है वो हमारी कम हो जाए। देखो, इस बात को समझिएगा कि इन्फ्लेशन बढ़ने और कम होने की जब हम बात करते हैं तो पहले हम ये समझते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो कैसे डिटरमाइन होता है, प्राइस कैसे डिसाइड होता है। देखो, जो प्राइस होता है वो दो चीजों से डिटरमाइन होता है, और वो दो चीजें हैं कीमत को निर्धारण करने वाली। एक है डिमांड और दूसरी होती है सप्लाई। अगर मैं कह दूं कि डिमांड लाइन देखो इस तरह से बनती है, आप मान लेंगे, क्योंकि जब प्राइस इंक्रीज करता है तो डिमांड डिक्रीज करती है। और जो सप्लाई की लाइन है वो कुछ इस तरह से बनती है, क्योंकि सप्लाई जो प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है। अगर अब इन दोनों की बात करते हैं तो आपको देखेंगे कि सर ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम कहेंगे कि यहां पर जो कीमत डिफाइन होगी वही उस वस्तु की कीमत होगी। लेकिन ये प्राइस इंक्रीज कब हो सकता है? देखो, इसके इंक्रीज होने के दो चांसेस हैं। जब मैं ये कह दूं कि हमारे पास जो डिमांड है, अगर मैं इसको बढ़ा देता हूं बेसिकली, तब आप देखेंगे कि सर नया वाला प्राइस जो होगा वो यहां पहुंच जाएगा, या तो इस तरीके से बढ़ेगी, यानी डिमांड के बढ़ने से कीमत बढ़ेगी, या फिर मैं कह दूं जो सप्लाई है मेरी वो कम हो जाए। अगर हम एक और पॉइंट बनाते हैं, एक और ग्राफ को समझिएगा ध्यान से। एक डिमांड लाइन है, एक सप्लाई की लाइन है हमारे पास, ये उसका प्राइस है जहां डिसाइड हुआ था। लेकिन अब मैं कहता हूं कि हमारी जो सप्लाई है बेसिकली वो हमारी रिड्यूस हो जाए। तो जब मेरी सप्लाई जो नई लाइन बनेगी, यानी कम होने पर पीछे की तरफ, तब आप कहेंगे जो प्राइस होगा तब वो भी बढ़ जाएगा। तो मुख्य तौर पर मैंने कहा कि हमारे पास दो चीजें हैं सर। एक है जिसमें डिमांड के बढ़ने से कीमत बढ़ती है, अब इसे बोलते हैं डिमांड साइड इन्फ्लेशन। समझिएगा बात को, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डिमांड साइड इन्फ्लेशन, यानी कि जो डिमांड की वजह से हो, और इसी को हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं, डिमांड साइड इन्फ्लेशन कहते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। अच्छा, यानी मांग की वजह से हो, मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं, मांग के कारण से हो। और इस वाली इन्फ्लेशन को देखो हम बोलते हैं सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, यानी कि जो पूर्ति की वजह से हो, सप्लाई साइड, और इसको हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जो हमारी लागत है उसके बढ़ जाने की वजह से इसको हमने कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहना है। तो हमें यह पता हो कि महंगाई किन कारणों से बढ़ती है, लेकिन उसको हमें क्लासिफाई करना आना चाहिए कि सर कौन कौन से कारण है डिमांड साइड में और कौन कौन से कारण है सप्लाई साइड के अंदर। अब देखिएगा, ध्यान से समझना जरूरी है इसे। अगर मैं ये कह देता हूं सर ये कॉस्ट पुश का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि जब हमारी लागत बढ़ जाएगी किसी भी काम को करने की, तो इसका मतलब है कि हम पहले से कम प्रोडक्शन कर पाएंगे, जिसकी वजह से सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई है। जैसे मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि हमने अपने एम्प्लॉयज की सैलरी को इंक्रीज कर दिया। अगर हम ज्यादा सैलरी देंगे, ज्यादा वेजेस पे करेंगे, ज्यादा मजदूरी देंगे मान लीजिए, तो इसका मतलब है कि कंपनी के लिए उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। अगर रॉ मटेरियल महंगा हो जाए मार्केट में, जिससे हम सामान को बनाते हैं, प्रोडक्ट को, वो जो कच्चा माल है वो महंगा मिलने लगे, तो आप कहेंगे कॉस्ट तब भी बढ़ जाएगी। अगर मैं ये कहता हूं कि जो एग्रीकल्चर है या जो हमारी इंडस्ट्रीज है उनका प्रोडक्शन कम हो जाए, तो इनडायरेक्टली ये कहेंगे कि सर जितना पैसा खर्च करते हैं उतना ही किया लेकिन उत्पादन कम रहा आपकी बार। इसका मतलब है कॉस्ट जो है वो उसकी बढ़ गई है, ज्यादा पर यूनिट की कॉस्ट होने की वजह से प्राइस को भी ज्यादा करना पड़ेगा। या इसके अलावा मैं आपसे कहूं कि यहां पर जो हमारे एक्सचेंज रेट होते हैं, जो विदेशों से हम सामान खरीदते हैं, वो एक्सचेंज रेट हमारा कम हो जाए, तो जो सामान हम इंपोर्ट करेंगे बेसिकली वो महंगा करना पड़ेगा। और जब सामान इंपोर्ट महंगा होगा तो आगे मार्केट में जो उसके रेट है, जो उसके प्राइस है, हमें वो भी ज्यादा करने होंगे। तो जब हम कॉस्ट को बढ़ा देते हैं किसी वजह से, जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूं हाई वेजेस एंड सैलरी, जो हमारे वेजेस बढ़ जाएंगे या सैलरी बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ेगी और इससे भी महंगाई आएगी। अगर मैं कहता हूं हाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, हाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो हमारा कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, वो महंगा हो जाए, उसकी कॉस्ट बढ़ जाए, तो भी आप कहेंगे कि सर इससे कॉस्ट पुश हो जाएगी। या फिर मैं ये कहूं जो फॉरेक्स रेट है हमारा, विदेशों से जो लेन देन करते हैं, जो फॉरेक्स रेट है हमारा, तो वो फॉरेक्स रेट जो है वो हमारा रिड्यूस हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो आप कहेंगे कि सब फॉरेक्स रेट हमारा डिक्रीज हो जाएगा। बेसिक तौर पर हमारे पैसे की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, यानी जो फ्लक्चुएशन आ जाएगी उसके अंदर, तो उसकी वजह से मेरे लिए जो इंपोर्ट करने वाला सामान है
वो मुझे महंगा मिलेगा, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होगा मेरा, उसमें अगर चेंजेस आ जाते हैं तो आप कहेंगे सर उसके चेंजेस की वजह से भी ऐसा होगा। अगर फॉरेक्स रेट में चेंज आते हैं विदेशी में, अगर मैं ये कहता हूं जो हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं, याद रखिएगा जो किसी भी सामान पर लगने वाला टैक्स है उसको इनडायरेक्ट कहा जाता है। मान लीजिए कि किसी सामान पर अभी 18% जीएसटी है, अगली बार बढ़ाकर 22 कर दी जाए फॉर एग्जांपल, तो आप कहेंगे कि सर उसके अंदर जब ज्यादा टैक्सेस देंगे तो फिर कीमत को भी ज्यादा करना पड़ेगा। यानी कि जब इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा दिया जाए, हाई इनडायरेक्ट टैक्सेस हो जाए, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उनको अगर बढ़ा दिया जाएगा तो कॉस्ट बढ़ेगी, जिससे कि प्राइस को इंक्रीज करना पड़ेगा। या फिर मार्केट में जो आपने कहा सर जो प्रोडक्शन है, बेसिकली जो एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो हमारा कम हो जाता है, किसी भी कारण से सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री जो है उसका प्रोडक्शन लो हो जाता है। का जो प्रोडक्शन है अगर वो लो हो जाता है, वो कम हो जाता है, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली उसकी जो महंगाई है, जो कीमत है वो बढ़ जाएगी। अच्छा, इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं आपसे कि मान लीजिए कि हमारे देश में जो लोग हैं उनके पास ज्यादा पैसा आ जाए, तो आप क्या कहोगे? ज्यादा पैसा आ जाने के कारण क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर वो लोग उससे खर्च करेंगे, उससे डिमांड करेंगे कहीं ना कहीं, और जब वो उससे डिमांड करेंगे तो ऑब्वियस उसकी कीमत बढ़ेगी, जिसको महंगाई कहते हैं। इसीलिए आपके पास एक और बात समझने की जरूरत है कि हमारे देश में करेंसी को बनाने वाला आरबीआई है। आरबीआई की ऐसी कोई भी टफ कंडीशन नहीं है कि आरबीआई करेंसी नहीं बना सकता। एक कंडीशन है मात्र, वो ये है कि आरबीआई को 200 करोड़ रुपए जो है वो मिनिमम रिजर्व के तौर पर रखने होते हैं, और ये बहुत ही कम अमाउंट है सर, इससे ज्यादा तो आजकल लोगों के पास संपत्ति होती है। तो आरबीआई 200 करोड़ रुपए रख देता है, उसके अलावा वो जितनी चाहे वो करेंसी बना सकता है। तो फिर आरबीआई ऐसा क्यों नहीं करता कि आरबीआई बहुत सारी करेंसी बना ले और गरीबों को डिस्ट्रीब्यूट कर दे? गरीबों का जो पैसा है उनके पास बढ़ जाएगा, गरीबों की गरीबी दूर हो जाएगी और देश के अंदर गरीबी समाप्त हो जाएगी। फिर भी आरबीआई ऐसा क्यों नहीं कर रहा? तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि सर जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा डिमांड करेंगे, महंगाई बढ़ेगी, तो मैंने आपको क्या बताया है, उस महंगाई के बढ़ने की वजह से यह होगा कि पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी, और जितने देश में गरीब हैं उनके पास 5,000 की जगह 10,000 होंगे, लेकिन सामान 5,000 जितना भी नहीं खरीद पाए अगर, तो फिर उसकी वैल्यू नहीं बचेगी, और जो एग्जैक्टली 10,000 जिनके पास थे, जो अमीर थे देश में, उनके पैसे की वैल्यू भी गिरेगी। तो इससे महंगाई और बढ़ जाएगी, और जिसके कारण से गरीबी बढ़ जाएगी कम होने के बजाय। इसीलिए आरबीआई इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करता। तो अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि अगर ऐसा हो जाए कि हमारे देश में लोगों के पास बहुत पैसा हो जाए, मनी की सप्लाई, मुद्रा की जो आपूर्ति है वो बहुत अधिक हो जाए, तो हाई मनी सप्लाई होने से, मुद्रा की पूर्ति अधिक होने की वजह से डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन आ जाएगा। अगर मैं ये कहता हूं कि जो गवर्नमेंट है वो अपने एक्सपेंसेस को हाई कर दे, इंक्रीज कर दे, देखो जो गवर्नमेंट है हमारी, वो जितने भी एक्सपेंस करती है, वो जो खर्च करती है, मान लीजिए कि एक सड़क बना रही है सरकार हमारी, तो सड़क को बनाने का खर्चा किसके पास जाएगा? सड़क को बनाने में जो खर्च होगा सर वो किसी लेबर के पास जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएगा, उसके डिजाइनर के पास जाएगा, मटेरियल वाले के पास जाएगा, यानी किसी ना किसी इंसान के पास वो पैसा पहुंचेगा जो गवर्नमेंट ने एक्सपेंस किया है। अब जब इंसान के पास मनी की वैल्यू, पैसा ज्यादा आ जाएगा, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, तो आपने कहा सर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट जो हमारी इनकम पर टैक्स लगाती है, अगर वो उसको कम कर देती है, लेकिन हमारी इनकम पर जो टैक्स लगते हैं सर उनको डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। अब याद रखिएगा, डायरेक्ट टैक्स हमारे जितने भी कम होंगे, इनडायरेक्टली वो मेरी इनकम को इंक्रीज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल समझिए मेरे पास 100 रुपए हैं और मुझे 10 रुपए इनकम टैक्स देना होता है, 10%, तो 90 रुपीज बचते हैं। अगर उसको मैं 8% कर दूं तो मेरे पास 92 रुपीज बचेंगे। इसका मतलब है कि मेरी इनकम 2 रुपए बढ़ गई है, और 2 रुपए इनकम यानी मनी की सप्लाई ज्यादा हो गई, जिस कारण से डिमांड बढ़ेगी और कारण से महंगाई भी बढ़ेगी। तो लो डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो महंगाई को इंक्रीज करते हैं। अगर मैं ये कहता हूं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम कर दिया जाए, जो ब्याज है वो कम कर दिया जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस कर दिया जाए, तो देखो याद रखिएगा इंटरेस्ट रेट कम होने पर क्या होता है, ज्यादा लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं, ज्यादा लोग क्रेडिट लेते हैं, उधार लेते हैं, यानी मार्केट में ज्यादा पैसा आ जाता है और वो उसको कहीं ना कहीं यूज करते हैं, क्योंकि जो भी ब्याज पर लोन लिया गया वो घर में कोई नहीं रखेगा, चाहे उससे कोई नया घर खरीदना हो, चाहे कोई गाड़ी खरीदनी हो, चाहे बिजनेस की शुरुआत करनी हो, उस पैसे को मार्केट में यूज करेंगे, जो मनी सप्लाई को बढ़ाएगा, जिस कारण से महंगाई बढ़ जाएगी।
अगर मैं कहता हूं कि देश में ज्यादा पॉपुलेशन है तो आप कहेंगे सर ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो वो क्या करेगी, बेसिकली आप कहोगे कि वो ज्यादा डिमांड करेगी, और ज्यादा पॉपुलेशन जब ज्यादा डिमांड करेगी तो हम जानते हैं कि उससे भी महंगाई बढ़ जाएगी। तो ये वो सारे कारण हैं जो कि महंगाई को इंक्रीज करते हैं। लेकिन अगर मैं इनका रिवर्सल कर दूं, अगर मैं इसको अपोजिट बना कर दूं, तो आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि सर इसको उल्टा कर देने से जिन जिन चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं बेसिक तौर पर, वो महंगाई को काम करने में भी हेल्पफुल हो सकती हैं। इसीलिए देखो ध्यान से समझो, अगर मैं आपसे एक बात कहता हूं कि बताओ किन कारणों से महंगाई बढ़ती है, आपने कहा बिल्कुल जानते हैं, लेकिन महंगाई को कम करने के उपाय क्या होंगे, हम किस तरह से महंगाई कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर महंगाई को कंट्रोल करने की बात हो तब आप क्या कहोगे, तब आप ये कहोगे कि सर जो गवर्नमेंट है, जो जनरली तौर पर ज्यादा एक्सपेंस करती है, ज्यादा खर्च करती है, उस गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने एक्सपेंसेस जो है उसको कम करने लगे। अगर गवर्नमेंट जो है अपने खर्चों में कमी कर लेती है, तो लो गवर्नमेंट एक्सपेंसेस होने की वजह से क्या होगा बताइए, कि सर महंगाई जो है उसमें कमी आ जाएगी। अगर मैं कहता हूं जो सरकार टैक्स लगाती है, अगर वो इसको इंक्रीज कर दे, जो डायरेक्ट टैक्सेस है जनरली तौर पर हाई डायरेक्ट टैक्स कर दिए जाए, अगर जो इनकम पर लगने वाले टैक्स है या कंपनी के प्रॉफिट पर लगने वाले उनको ज्यादा कर दे, तो भी आप ये कहेंगे कि महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। जो ब्याज की दर है अगर वो कम होती है तो महंगाई है, अगर उस ब्याज की दर को ज्यादा कर दिया जाए, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया जाए, तो क्या होगा, आप कहोगे सर जो महंगाई है वो कंट्रोल हो जाएगी। जो मार्केट में मनी की सप्लाई है अगर उसको कम कर दिया जाए, मार्केट में मनी की सप्लाई को रिड्यूस कर दिया जाए, तो भी महंगाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज। मनी सप्लाई, जो मार्केट में मनी सप्लाई है उसको कम कर दिया जाए जनरली तौर पर, तो उससे भी हमारी महंगाई जो है वो कम हो जाएगी। और इसी सबको करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी काम करती है। इसी प्रकार से आप देखेंगे सर यहां पर जो हमारे एक्सचेंज रेट है उसको हम कंट्रोल सिचुएशन में रखें तो भी हम इस महंगाई को कंट्रोल करेंगे। जो लोग जमा कर लेते हैं, जो लोग अपने पास सामान को इकट्ठा कर लेते हैं रेट को बढ़ाने के लिए, अगर हम मान लीजिए यहां पर कहते हैं कि हम अवॉइड करें, रोक दें, हम अवॉइड कर दें हॉर्डिंग करना, जो लोग जमाखोरी करने के लिए या ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए सामान को अपने पास इकट्ठा करने लगते हैं, अगर हम उसको रोक देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, तो भी हमारी महंगाई जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। तो इस तरह से महंगाई को कंट्रोल करने के जो डिफरेंट उपाय हो सकते हैं, जो मेजर्स हो सकते हैं, उनको भी याद रखिएगा यहां पर। लेकिन अब एक फाइनल बात और समझने की है, सर देश में हम हर चीज का इस्तेमाल करते हैं, हमें पता है कि महंगाई का कितना होना अच्छा है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं आरबीआई हो या सरकार, वो महंगाई को कभी खत्म नहीं करते, वो हमेशा महंगाई को कम करते हैं। और अगर कम है तो ज्यादा करते हैं, क्योंकि 2 और 6 के बीच में अगर महंगाई होगी तो सबसे अच्छी होने वाली है। अब इसमें आपको एक बात और समझनी है कि सर हम महंगाई का जब कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। देखो महंगाई को जो मापा जाता है ना उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मैं आपको एक एक करके सारे तरीकों के बारे में बात कर सकता हूं आपसे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं कि एक्चुअली जो मेजरमेंट है, जो महंगाई है, हम उसको कैसे मापते हैं, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन कैसे करते हैं, महंगाई को कैसे मापा जाता है। भाई देखो महंगाई को मापने में मुख्य तौर पर आपको 4 चीजें याद करनी है। एक हमारे पास होता है जिसको हम आईआईपी कहते हैं, यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहते हैं। यानी कि महंगाई को निकालने का एक तरीका है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं औद्योगिक कीमत सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कहा जाता है। अच्छा, एक दूसरा तरीका है देखो महंगाई को निकालने का, जिसको जनरली तौर पर हम डब्ल्यूपीआई कहते हैं। डब्ल्यूपीआई का मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस, होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसको हम जनरली तौर पर हिंदी में थोक कीमत सूचकांक या थोक मूल्य सूचकांक कहते हैं। अच्छा, एक तरीका होता है जिसको हम सीपीआई कहते हैं। सीपीआई का मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई का मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम उपभोक्ता कीमत सूचकांक कहते हैं,
उपभोक्ता कीमत सूचकांक। और एक चौथा तरीका भी देखो मेरे भाई याद रखिएगा, जिसको जीडीपी डिफ्लेटर कहा जाता है। जीडीपी डिफ्लेटर, इसको हिंदी और इंग्लिश में मोस्टली जीडीपी डिफ्लेटर ही कहते हैं, या फिर इसको हिंदी में जीडीपी अपस्फायक भी कहते हैं। जीडीपी अपस्फायक भी कहा जाता है। अब देखो वन बाय वन हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं सर, इनमें क्या डिफरेंस है और इनको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं आईआईपी के बारे में। आईआईपी क्या होता है महंगाई को कैलकुलेट करने में, इसकी फुल फॉर्म हमने पढ़ ली है सर, आईआईपी जिसका मतलब है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। देखो यहां पर आपको याद रखना है कि हमारे देश में 8 उद्योग ऐसे हैं जिनको हम कोर इंडस्ट्रीज कहते हैं, यानी मुख्य उद्योग कहते हैं। और इन 8 उद्योगों की महंगाई जो है, 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, मुख्य उद्योग हैं, इनकी महंगाई कैलकुलेट की जाती है आईआईपी के अंदर। इनको 8 कोर या मुख्य उद्योग कहा जाता है। ये 8 उद्योग कौन कौन से पहले वो समझ लेते हैं सर, जिसमें कि हमारे पास एक आता है कोयला, कोल है। इसके अलावा एक आता है नेचुरल गैस, यानी कि जो प्राकृतिक गैस होती है हमारी, उसका। तीसरा हमारे पास आता है क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल है हमारा, उसकी महंगाई देखी जाती है इसमें। चौथा इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली है, उसको देखा जाता है भाई, इसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा देखो यहां पर हम शामिल कर लेते हैं स्टील को, इसके अलावा हम शामिल कर लेते हैं सीमेंट को, इसके अलावा हम शामिल कर लेते हैं इसमें फर्टिलाइजर्स को, और इसी में शामिल किया जाता है रिफाइनरी को। अब ये टोटल मिलाकर 8 प्रोडक्ट है। और मोस्टली टाइम देखो एग्जामिनर क्या करता है, इन 8 में से ही आपको कंफ्यूज करता है, कुछ सही और कुछ गलत कॉम्बिनेशन में। तो आपको याद रखना है कि किन 8 उद्योगों की महंगाई आईआईपी में निकलती है, या फिर किन को कोर इंडस्ट्रीज कहा जाता है। अच्छा, अब यहां पर यह बात जाननी जरूरी है कि इन 8 उद्योगों की जो महंगाई निकलती है सर, तो महंगाई हमेशा किसी बेस ईयर के अकॉर्डिंग निकलती है, जिसको जनरली तौर पर हम आधार वर्ष कहते हैं। तो यहां पर जो महंगाई निकलती है उसका आधार वर्ष क्या होगा, इसके अंदर जो इन्फ्लेशन हम कैलकुलेट करेंगे भाई, उसका जो आधार वर्ष होगा वो 2011-12 होगा, यानी कि उस वर्ष से आज के वर्ष की तुलना करेंगे। ये बेस ईयर कहलाता है, आधार वर्ष होगा। अच्छा, तीसरा सवाल ये होगा कि इसकी जो गणना होगी वो किस आधार पर होगी, याद रखना। तो ये कैलकुलेट होता है मंथली बेसिस पर, यानी कि हर महीने के हिसाब से आप इसकी गणना करेंगे। मंथली बेसिस पर आप इसकी गणना करने वाले हैं, मासिक आधार पर गणना होगी। ठीक है। अच्छा, इसकी गणना कौन करने वाला है ये याद रखिएगा। हमारे पास देखो अलग अलग मिनिस्ट्रीज, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो याद रखना इसकी जो कैलकुलेशन होगी, जो गणना होगी, वो कौन करेगा, कैलकुलेशन बाई एनएसओ। और याद रखना एनएसओ जो है हमारा, जिसको हम नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कहते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑफिस कहते हैं, कार्यालय कहते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो नई दिल्ली में बना हुआ है, जिसको पहले सीएसओ कहा जाता था। और ये कौन से मंत्रालय में आता है, तो याद रखो अंडर एमओएसपीआई। याद रखना इसका मतलब क्या है सर, एमओएसपीआई का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इस मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करने वाला विभाग यानी जो इसकी गणना करता है। लेकिन अब सवाल ये है कि इन 8 उद्योगों की जो महंगाई है वो सिंपल एवरेज के अकॉर्डिंग नहीं निकलती। इन 8 को जोड़कर इनको 8 से भाग कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता। यहां पर इसमें हर एक की अपनी एक वेटेज वैल्यू होती है, एक भार दिया गया होता है, जो कि आप यूज करते हो जनरली तौर पर जब आप वेटेड एवरेज निकालते हो, और उसी तरह इसमें निकाला जाएगा। तो यहां पर यह सवाल बनता है कि इन 8 उद्योगों में जो हाईएस्ट या मैक्सिमम वेटेज होगा, जो सर्वाधिक भार होगा, वो किसको दिया गया होगा, यानी इनमें जो सबसे मुख्य माना गया है इन 8 में, वो कौन सा होगा। तो जो इसकी कैलकुलेशन में सर्वाधिक भार दिया गया है, लगभग 28% की वैल्यू दी गई, उसको 28% का वेटेज दिया गया है लगभग, जो वो हमारे पास होगा रिफाइनरी प्रोडक्ट। तो इंडिविजुअली पूछ सकता है इन 8 में से, इन 4 में से कोई नाम देकर, लेकिन उसमें वेटेज पूछेगा तो फिर रिफाइनरी जो होंगे, जिसको हम तेल शोधक कहते हैं बेसिकली हिंदी में, रिफाइनरी भी कहते हैं हिंदी में भी, तो उसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी। अच्छा, इसके बाद अगर मैं पूछूं कि डब्ल्यूपीआई कैटेगरी में फिर क्या होता है सर, देखो जो डब्ल्यूपीआई होती है, मैंने आपको बताया, इसका मतलब होता है सर होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं जिसे, इसको डब्ल्यूपीआई कहा जाता है। देखो डब्ल्यूपीआई में जो कैलकुलेशन होती है उसमें गुड्स को लिया जाता है कितनी, तो याद रखिएगा 697 जो गुड्स होती हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। बस 697 वस्तुओं को लिया जाता है, इसमें गुड्स को शामिल किया जाता है, लेकिन इसमें कोई भी सर्विस
जैसे कि कोई टीचर टीच कर रहा है वो एक सर्विस है, कोई डॉक्टर पेशेंट का इलाज कर रहा है वो एक सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, इसके अलावा जो टेलीकॉम है वो सर्विस है, बैंकिंग और इंश्योरेंस वो सर्विस है, हमारे होटल एंड रेस्टोरेंट भी। ये सर्विसेज कोई भी नहीं ली जाती इसके अंदर, याद रखिएगा। तो इसमें कोई भी सर्विस इंक्लूड नहीं की जाती, सिर्फ गुड्स को लिया जाता है और उन गुड्स की भी संख्या जो है वो फिक्स है, नो सर्विस इंक्लूडेड। तो 697 गुड्स की महंगाई को निकाला जाए। अब सवाल है कि इसको कैलकुलेट करेंगे तो उसका बेस ईयर क्या होगा। इसके अंदर जो आधार वर्ष होगा जिसको बेस ईयर कहा जाता है जनरली, तो वो बेस ईयर होने वाला है 2011-12। तो 2011-12 के बेस पर ही आप इसको कैलकुलेट करने वाले हैं, ये बात को याद रखना है। अच्छा, अब इसकी जो कैलकुलेशन है वो कौन करके देगा हमें और किस आधार पर होगा? तो याद रखना भाई, इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो वीकली और मंथली बेस पर होगी, यानी कुछ वीकली के आधार पर होगा और कुछ मंथली होगा, या दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, यानी साप्ताहिक और मासिक दोनों आधार पर हम इसकी गणना करने वाले हैं। साप्ताहिक भी होगी और मासिक भी होगी। अच्छा, अब यहां पर एक और बात समझिएगा ध्यान से कि इसकी गणना कौन करेगा, इसको कैलकुलेट कौन करेगा? इसको एनएसओ कैलकुलेट नहीं करता। जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली डब्ल्यूपीआई कैटेगरी की, तो याद रखना इसको जो कैलकुलेट करता है वो कौन होगा? इसकी कैलकुलेशन होगी ओईए कहते हैं उसे। ओईए का मतलब है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, देखो हमारे पास, उसका काम है इसकी गणना करना, कैलकुलेट करना डब्ल्यूपीआई की इन्फ्लेशन रेट को। और ये जो एडवाइजर होगा ओईसीए होगा, सर ये किसके अंडर में आता है? तो याद रखो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आता है। इस तरह भी पूछ लेता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंतर्गत ये काम करता है। अच्छा, अब यहां पर आपको बात याद रखनी है कि सर इसमें भी तो वेटेज होगा। इसमें 697 है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गुड होंगी, इनमें से हम किसको वेटेज देंगे? सर्वाधिक भार किसको देंगे? तो याद रखो जो मैक्सिमम या हाईएस्ट वेटेज होगा, जो मैक्सिमम या हाईएस्ट वेटेज होगा, जो सर्वाधिक भार होगा, इसमें सर्वाधिक भार वो किसका होगा? वो उसको कहेंगे हम मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को, जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग वाले आइटम है, मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स या मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आप जिन्हें कहेंगे, उनको यहां पर सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया होगा इसकी कैलकुलेशन करने के लिए, जो 697 गुड्स है उनमें से। तो याद रखिएगा आईआईपी की कैलकुलेशन भी हो रही है, डब्ल्यूपीआई की भी कैलकुलेशन हो रही है, और एक सीपीआई के नाम से मैंने आपको बताया भाई, उस सीपीआई की भी कैलकुलेशन हो रही है भाई। लेकिन फर्क ये समझिएगा ध्यान से, जब हम सीपीआई की कैलकुलेशन करेंगे भाई, जब हम सीपीआई की गणना करते हैं बेसिकली, तो सीपीआई की जब कैलकुलेशन करेंगे हम इसके अंदर, तो सीपीआई की जो गणना होगी उसमें देखो आपको याद रखना है सबसे पहले कि उसमें क्या लेंगे। आपने याद किया इसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं सर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। लेकिन फर्क ये देखो इसके अंदर कि इसकी कैलकुलेशन करते समय हम गुड्स को भी लेंगे और सर्विसेज को भी लेंगे। तो यहां पर हम गुड्स और सर्विसेज दोनों को इंक्लूड करेंगे। याद रखिएगा वस्तु और सेवाएं दोनों तरह की महंगाई, क्योंकि एक कंज्यूमर दोनों चीजों को यूज करता है भाई। मैं एक कंज्यूमर हूं, आप एक कंज्यूमर हो, तो आप गुड्स भी यूज करते हो, आप सर्विस को भी यूज करते हो, इसलिए दोनों में महंगाई बढ़ रही है, जो उसको एडजस्ट करना होगा हमें। इसको सीपीआई कहते हैं। और याद रखना जब हम सीपीआई में कैलकुलेट करते हैं तो इसका बेस ईयर क्या होगा, इसका जो आधार वर्ष है वो क्या होने वाला है, इसका जो आधार वर्ष है वो क्या होगा। और यह भी पूछेगा इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो कौन करता है, इसकी जो कैलकुलेशन होगी, जो गणना होगी वो कौन करेगा। और यह भी याद रखो इसकी जो गणना होगी वो किस बेस पर होगी, यानी कि बेसिक तौर पर ये महीने में होगी, सप्ताह में होगी या वर्ष में होगी। तो इसकी गणना जो होगी वो भी मंथली होगी, हर महीने के हिसाब से इसकी गणना होगी, मासिक आधार पर इसकी जो है वो गणना होगी। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा वेटेज होगा, जो सबसे अधिक भार दिया गया होगा, वो किस चीज को दिया गया होगा? अगर हम सीपीआई के रेस्पेक्ट में देखें, जिसमें गुड्स भी होंगी सर्विसेज भी होंगी, याद रखना, तो मेरे दोस्त उसमें जो सर्वाधिक भार होगा, उसमें जो सबसे ज्यादा वेटेज होगा वो किसका होगा? वो उन चीजों का होगा जो खाने पीने की चीजें, यानी फूड एंड बेवरेजेस कहते हैं जिन्हें, यानी खाद्य और पेय पदार्थ कहते हैं हिंदी में। इनका जो वेटेज होगा वो सबसे ज्यादा होगा, खाद्य व पेय पदार्थ यानी फूड आइटम्स का वेटेज सबसे ज्यादा होगा। अब देखो याद ये करना है सबसे पहले कि हमने दो चीजों को समझा है सर। आईआईपी पढ़ा तो उसमें 8 उद्योग हमें क्लियरली डिफाइन थे। जब हमने डब्ल्यूपीआई पढ़ा 697 गुड्स हैं वो कंफर्म हो गई। लेकिन जब हम सीपीआई पढ़ रहे हैं सर, तो सीपीआई का बेस ईयर और सीपीआई को कौन कैलकुलेट करेगा, इसके बारे में मैंने क्यों नहीं बताया। देखो ध्यान से समझना है,
इसलिए देखो हम एक बात ये कहते हैं ना, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सेगमेंट है अपने आप में जो इजी नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में लिमिटेड कंटेंट होता है। आप इकोनॉमिक्स जब पढ़ रहे होते हो तो इकोनॉमिक्स में आपको सारी चीजें करने के बाद समझ में आता है कि एक्चुअली हमने इस चैप्टर में क्या डिस्कस किया है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो एक इंटरकनेक्ट रहता है, हर किसी एक टॉपिक के साथ जुड़कर चलता है। कुछ स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, कुछ को बाद में करते हैं, और उन दोनों को जब जोड़ लेते हैं तब पूरी बात समझ में आती है। लेकिन ये बहुत रियलिस्टिक है, हमारी लाइफ में यूज होने वाली चीजें हैं ये, क्योंकि महंगाई की समस्या लगभग हम सभी लोग फेस करते हैं। कभी महंगाई बढ़ जाती है, कभी हमारी कम हो जाती है। अब देखो यहां पर याद रखना, जो सीपीआई निकाला जाता है एक्चुअल में, वो सीपीआई को हम 4 तरीके से निकालते हैं। यानी सीपीआई के भी टाइप्स होते हैं भाई, और सीपीआई जो होती है उसमें देखो एक होता है, उसे कहते हैं सर सीपीआई एएल। अब सीपीआई एएल का मतलब होता है एग्रीकल्चर लेबर। सीपीआई एएल का मतलब होता है, सीपीआई में एग्रीकल्चरल लेबर होता है ये, यानी कृषि श्रमिक, कृषि मजदूर होता है। पूरी बात को समझना ध्यान से। अच्छा, दूसरा जो होता है उसे कहते हैं सीपीआई आईडब्ल्यू। आईडब्ल्यू का मतलब होता है इंडस्ट्रियल वर्कर, औद्योगिक कामगार। इंडस्ट्रियल वर्कर होता है सर इसका मतलब, इसको हिंदी में कहते हैं औद्योगिक कामगार या औद्योगिक श्रमिक। औद्योगिक श्रमिक होता है। और बेसिक तौर पर इसको हिंदी में सर हम क्या कहते हैं, जो एग्रीकल्चर लेबर होगा हमारा, इसे हमने कृषि श्रमिक कहना है। जो कृषि मजदूर है, एग्रीकल्चर लेबर है, श्रमिक है, उसकी कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, एक तीसरा जो रहता है मेरे भाई, उसे कहते हैं सीपीआई आरएल। आरएल का मतलब होता है रूरल लेबर, यानी कि रूरल लेबर का मतलब है ग्रामीण श्रमिक जो हैं, तो गांव के लिए जब निकाला जाए ग्रामीण श्रमिक, उनको आरएल कहा जाएगा। और एक हमारे पास रहता है जो चौथा, उसे कहते हैं सीपीआई कंबाइंड के नाम से, उसे हम सीपीआई सी भी लिखते हैं या फिर सीपीआई कंबाइंड लिखते हैं, जिसमें कि रूरल और अर्बन दोनों का निकाला जाता है। सीपीआई को संयुक्त रूप से निकाला जाता है। अब आप कहेंगे कि सर हम जब सीपीआई वर्ड यूज कर रहे हैं, महंगाई निकाल रहे हैं गुड्स की और सर्विस की, तो कौन सी महंगाई को देख रहे हैं हम इसमें? तो मेरे भाई देखो ध्यान से समझो, जब मैं कहता हूं एएल वाली, तो जब एएल को निकाला जाता है तो इसको निकाला जाता है लेबर ब्यूरो के द्वारा। इसको किसके द्वारा निकाला जाता है सर? इसकी कैलकुलेशन की जाती है लेबर ब्यूरो के द्वारा। जब मैं कहता हूं आईडब्ल्यू निकाला जाता है, तो इसकी कैलकुलेशन भी कौन करता है? लेबर ब्यूरो ही करता है सर। हिंदी में भी इसको लेबर ब्यूरो कहते हैं, श्रम ब्यूरो कहते हैं। और अगर मैं आरएल की बात करूं तो भी आप याद रखना, इसको कौन कैलकुलेट करता है सर? इसको भी लेबर ब्यूरो ही कैलकुलेट करता है। तो लेबर ब्यूरो क्या है बेसिक तौर पर मैं बताऊं, ये एक डिपार्टमेंट है। हमारे पास एक मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आपने कहा उसमें ओईसीए आता है, मैंने कहा एक है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, उसमें एनएसओ आता है। उसी तरह एक है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम और रोजगार वाला मंत्रालय, उसी में लेबर ब्यूरो काम करता है। और जब वो एएल की महंगाई निकालता है लेबर ब्यूरो, याद रखना जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट में आता है, तब वो जो बेस ईयर यूज करता है वो है 1986-87, 1986-87 वाला जो वर्ष है उसके रेस्पेक्ट में बात करता है। जो वो इंडस्ट्रियल वर्कर वाला निकालता है आईडब्ल्यू, तो उसका जो बेस ईयर यूज करता है वो 2016 इस्तेमाल करता है। जब वो रूरल लेबर का निकालता है तो उसके लिए जो बेस ईयर इस्तेमाल करता है, तो मेरे भाई बात समझना, तो जो बेस ईयर इस्तेमाल करता है वो भी 1986-87 का इस्तेमाल करता है। और जब वो कंबाइंड वाला निकालता है, तो इस कंबाइंड वाले को देखो एनएसओ निकालता है, जो मैंने बताया आपको नेशनल स्टैटिस्टिकल है, और इसका जो बेस ईयर निकाला जाता है और इसके लिए जो बेस ईयर इस्तेमाल किया जाता है वो 2012 किया जाता है। अब सवाल ये कंफ्यूज कर रहा है सर, जब मुझसे सीपीआई के बारे में पूछ रहा है और ये नहीं कह रहा वो किसकी, तो मैं कौन से वाले की बात कर रहा हूं फिर? तो याद रखने की बात यह है, जब हम सीपीआई कहते हैं सर जनरली तौर पर वो सीपीआई कंबाइंड कहते हैं। जहां कुछ मेंशन नहीं होता वहां सीपीआई कंबाइंड मेंशन हो जाता है, और इस हिसाब से उसकी गणना जो होगी वो एनएसओ करेगा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय करेगा। और आपको पता है ये मंथली बेस पर होगी, और इसमें ये 4 टाइप हैं। अब इसीलिए देखो एक सवाल और आया कि सर इन चारों में मुझे अगर प्रेफरेंस देनी हो तो सीपीआई कंबाइंड होगा। बट अगर मैं ये कहूं इन चारों में से, मान लीजिए मेरे पास एक चौथा और आता है अभी, जिसको जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं सर, फिर इन चारों महंगाई में से बात करूं तो आरबीआई कौन सा इस्तेमाल करता है, या सरकार कौन सा इस्तेमाल करती है, या फिर जो हमारे पास जो न्यूज में रहता है वो कौन सा रहता है, उसके बारे में बात करूंगा। ये बात समझ में आ रही है आपको सब?
देखिए भाई, अब आपको याद करना है सर, पहले हम एक और बात कर लेते हैं जिसको हमने जीडीपी डिफ्लेटर कहा है सर। देखो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होगा, पहले बात को समझना। दो चीजें होती हैं, एक होता है सर हमारे पास जीडीपी को निकालने का तरीका जिसमें हम निकालते हैं नॉमिनल जीडीपी। एक हमारी जीडीपी है, पहले समझना, उसे कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। यानी कि जो देश के अंदर जीडीपी क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि हमारे पूरे देश की जो एक साल का प्रोडक्शन हो रहा है उसकी वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। अब हम इसको दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एक होता है जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस, यानी अभी जो वर्ष है हमारा, करंट ईयर चल रहा है, प्रेजेंट ईयर चल रहा है, तो उसके आधार पर उसकी कीमत क्या होगी। चालू वर्ष कीमत पर, जो चालू वर्ष चल रहा है हमारा, चालू वर्ष कीमत पर जीडीपी क्या निकलेगी, पर जीडीपी क्या होगी। अच्छा, इसको नॉमिनल कहते हैं। और एक आता है जिसे कहते हैं रियल जीडीपी। रियल जीडीपी, और रियल जीडीपी का मतलब होता है जीडीपी एट बेस या कांस्टेंट ईयर प्राइस। जो हम निकालते हैं बेस या कांस्टेंट ईयर के हिसाब से, वो वैल्यू क्या होगी, इसे हम हिंदी में कहेंगे आधार वर्ष कीमत पर जीडीपी क्या निकलेगी। अब देखो दोनों में फर्क होगा सर, ये बात सीधी सी है। अगर एक आधार वर्ष के हिसाब से निकाले और एक आज के हिसाब से, और हमें पता है जीडीपी में जो आधार वर्ष होता है वो भी 2011-12 होता है, तो जो जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी का जो आधार वर्ष होता है वो भी हमारा 2011-12 होता है जीडीपी कैलकुलेट करने का। इसका अर्थ ये हुआ, एक कैलकुलेशन 2011-12 के हिसाब से बता रहे और एक आज यानी कि जो वर्ष हमारा चल रहा है उसके हिसाब से हुआ। अब इन दोनों में ऑब्वियस डिफरेंस होगा। इसी डिफरेंस को अगर मैं निकाल देता हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि एक्चुअली इतने वर्षों में क्या महंगाई बढ़ी है। तो अब एक हो गया 2011 के हिसाब से, एक हो गया आज के हिसाब से, तो मैं इसको कैसे निकालूंगा भाई, इसको ऐसे निकालूंगा, जीडीपी डिफ्लेटर कहूंगा जिसे मैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर ऐसे निकलेगा कि नॉमिनल जीडीपी जो होगी मेरी, उसको वैल्यू को ऊपर रखेंगे, यानी जो करंट ईयर के हिसाब से हुई, और जो रियल के हिसाब से यानी बेस ईयर के अकॉर्डिंग है उस जीडीपी को नीचे रखेंगे। तो जो वैल्यू आएगी वो हमें बता देगी एक्चुअल में कि हमारे पास कितनी महंगाई बढ़ गई इतने टाइम पीरियड के अंदर, नॉमिनल को अगर रियल से डिवाइड कर दिया जाए। ये भी चौथा तरीका है इसके अंदर महंगाई को निकाल। इसके बाद पांचवा कहीं भी नहीं होने वाला आपके पास। ये चारों तरीके आपके पास बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर होने चाहिए। अब देखो बात समझने की यह है इसमें कि सर हमने चारों महंगाई निकाल ली है। आईआईपी में 8 उद्योगों की महंगाई है, डब्ल्यूपीआई में 697 गुड्स की है, सीपीआई में गुड्स और सर्विस दोनों की है। जीडीपी डिफ्लेटर भी हम इस महंगाई को जीडीपी के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन समस्या यह है हमारी कि अगर मैं न्यूज पढ़ रहा हूं मान लीजिए कोई, और उसमें लिखकर आया भारत की महंगाई 5% है, तो मैं किसकी मान के चलूं। अगर मैं ये कहूं कि हमारे जनरली महंगाई की बात जब होती है तो हम किसको मान रहे होते हैं, या मैं कहूं आरबीआई जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बना रहा होता है, या सरकार जो अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दे रही होती है, तो किसके आधार पर देती है, ये सवाल पूछा जाता है हमेशा से। और याद रखना, जब कुछ समझ में ना आए सवाल में, यानी कि हमारे पास कोई एक ऑप्शन दिया गया हो तो ठीक है कोई बात नहीं, अगर हमारे पास इनमें से कोई 2 ऑप्शन दे दिए गए हो तब क्या करेंगे। तो मेरे भाई याद रखना, यहां पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि महंगाई का जनरल या पॉपुलर मेथड कौन सा है, जनरल या पॉपुलर इन्फ्लेशन जो होती है वो कौन सी इन्फ्लेशन को माना जाता है, इसी प्रकार के सवाल पूछेगा आपसे, याद रखना। यह आपसे ये पूछ लेता है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, सरकार द्वारा जो महंगाई भत्ता होता है, जो डियरनेस अलाउंस है, जो डियरनेस अलाउंस होता है बेसिकली, यानी सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता दिया जाता है, सरकार द्वारा महंगाई भत्ता जो दिया जाता है उसका आधार क्या होगा, वो कौन सी महंगाई से होगा। अच्छा, इसके बाद मान लीजिए आपसे पूछ लेता है कि आरबीआई जो होता है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जो बनती है महंगाई को एडजस्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, आरबीआई की मौद्रिक नीति, तो वो कौन सी महंगाई को कंट्रोल करती है। या ये पूछ ले कि हमारे देश में एक बॉन्ड होता है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, यानी कि ऐसे बॉन्ड क्या होता है, देखो एक इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है। बॉन्ड में लोग पैसा लगाते हैं और बाद में वो पैसा बढ़कर मिलता है। एक बॉन्ड आता है जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, यानी उसमें जो आपको ब्याज मिलता है वो इन्फ्लेशन के हिसाब से मिलता है। अभी आप बात को समझना, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड होते हैं, यानी जो बॉन्ड ऐसे इन्वेस्टमेंट है
जहां पर जो ब्याज मिलेगा वो महंगाई के। अब इन सब के बारे में याद रखिएगा कि एक ही जवाब होगा। और अगर पूछ ले कि हेडलाइन इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन जो होता है वो हमारा वो कौन सा माना जाता है, जनरली तौर पर जो सुर्खियों में रहता है उसको हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं, वो कौन सा होगा। इन पांचों में याद रखिएगा, या तो जवाब में मिलेगा सीपीआई, और मैंने आपको बताया अगर मान लो सीपीआई ना मिले तो फिर जवाब में मिलेगा सीपीआई कंबाइंड। क्योंकि अगर ऑप्शन में घुमा कर दिए जाए, चार ऑप्शन सीपीआई ही वाले हों सारे, तो सीपीआई कंबाइंड या सीपीआई आप कह सकते हो। इसी तरह जो डियरनेस अलाउंस है वो सीपीआई या फिर सीपीआई कंबाइंड को ही मिलेगा। इसी तरह जो सरकार पॉलिसी बनाएगी वो सीपीआई यानी सीपीआई कंबाइंड को देखेगी, और जो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड होगा वो सीपीआई यानी सीपीआई कंबाइंड को देखेगा, और जो हम पॉपुलर के बारे में बात करते हैं हेडलाइन के बारे में वो भी सीपीआई या सीपीआई कंबाइंड जो होगा उसको देखेगा। तो मुख्य तौर पर हम सीपीआई सीपीआई कंबाइंड के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि महंगाई क्या है, और इसको जनरली तौर पर हम सीपीआई से ही क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें गुड्स और सर्विस दोनों आ जाती है। अच्छा, अब एक सवाल और बनता है सर कि इसके अंदर बहुत सारी टर्मिनोलॉजी अभी और भी आती है। अब उन टर्मिनोलॉजीज की बात करें अगर, जैसे कि हमसे मान लीजिए पूछ लेता है कि कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, मान लीजिए हमसे पूछ लेता है कि ये जो एक वर्ड आता है कोर इन्फ्लेशन, ये क्या होता है। देखो कोर इन्फ्लेशन क्या होगा इसके बारे में पहले पता हो, या मान लीजिए मुझसे पूछ लेता है बेस इफेक्ट क्या होता है। बेस इफेक्ट जो होता है बेसिकली उसका क्या अर्थ होता है, आधार प्रभाव किसे कहते हैं। देखो अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं कि हमने हेडलाइन इन्फ्लेशन निकाला, मतलब सीपीआई कंबाइंड निकाला, यही आपने कहा उसमें गुड्स भी हैं सर्विस भी हैं, सब तरह की गुड्स हैं, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे वो फ्यूल की हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की हो, चाहे वो सर्विसेज हो, सब कुछ इंक्लूड किया। लेकिन जो फूड और फ्यूल है हमारा, इसके जो प्राइस होते हैं वो बहुत वॉलेटाइल नेचर के होते हैं, यानी बहुत ज्यादा परिवर्तनीय नेचर के होते हैं। अगर मुझे हेडलाइन इन्फ्लेशन में से फूड और फ्यूल जो वॉलेटाइल नेचर के हैं उनको हटा दिया जाए तो रिमेनिंग को बोलते हैं कोर। यानी कोर इन्फ्लेशन कैसे निकलता है सर, जब मुझे हेडलाइन इन्फ्लेशन यानी सीपीआई कंबाइंड पता है और उसमें से मैं माइनस कर देता हूं हेडलाइन इन्फ्लेशन यानी कि सीपीआई कंबाइंड है मेरा, उसमें से मैं माइनस कर दूं किसे, आप कहोगे सर जो वॉलेटाइल नेचर के होंगे, यानी फूड एंड फ्यूल इन्फ्लेशन को, फूड एंड फ्यूल इन्फ्लेशन इसको हटा दिया जाए तो रिमेनिंग वाले को हम कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। क्योंकि मैंने कहा ये कैसे होते हैं सर, ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नेचर के होते हैं, इसीलिए हम इसको हटा देते हैं कि चीजों को माइनस कर देते हैं, तब इसको कोर इन्फ्लेशन कहा जाता। अच्छा, बेस इफेक्ट क्या होता है वो समझो। बेस इफेक्ट क्या होता है, जब बेस ईयर बदलता है, मान लीजिए अभी 2012 या 2011-12 बेस ईयर है, अब इस बेस ईयर को जब जब बदला जाएगा तब आप कहोगे सर इसकी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी पूरी। भाई बेस ईयर बदलते ही पूरी कैलकुलेशन में चेंज आ जाएगा। तो जो बेस इफेक्ट है इसका मतलब ये हुआ चेंज इन द बेस ईयर। जब हम बेस ईयर चेंज करेंगे, जब जब आधार वर्ष परिवर्तित करेंगे, जिसको हम रेस्पेक्ट मानकर कैलकुलेट कर रहे थे, उसमें परिवर्तन आने पर हम कहेंगे बेस इफेक्ट हुआ है आधार वर्ष में परिवर्तन को। बात पूरी तरह समझ में आ गई होगी कि आधार वर्ष में अगर परिवर्तन हो तो उसको क्या कहा जाएगा, बेस इफेक्ट कहा जाएगा। अच्छा, इसी प्रकार से एक और बात समझने की है यहां पर सर, वो बात यह है कि हम कई बार ऐसा भी तो देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके प्राइस कई वर्षों से सेम है। आज से 5 साल पहले भी हम एक पार्ले जी का बिस्किट लगभग लेते थे 5 रुपए का, आज भी वो 5 रुपए का आता है। या फिर हम एक लेज का पैकेट, एक चिप्स का पैकेट लेते थे 5 रुपए का, आज भी वो 5 रुपए का आता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पास उतने ही रुपए में आती जितनी कुछ वर्ष पहले आया करती थी। क्या उनके लिए रेट इंक्रीज नहीं हो रहे, क्या उनके लिए मटेरियल महंगा नहीं हो रहा है, क्या उनके लिए लेबर की वेजेस उनको नहीं बढ़ाने पड़ते हैं, तो फिर उनके लिए महंगाई क्यों नहीं हो रही, वो क्यों नहीं रेट को इंक्रीज कर रहे हैं। देखो एक बात याद रखो, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं हमारे जो हम अमाउंट के हिसाब से लेते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि मुझे एक 5 रुपए वाला बिस्किट दे दीजिए, मुझे 5 रुपए वाला लेस का पैकेट दे दीजिए, मुझे 10 रुपए का ये सामान दे दीजिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको मैं कैलकुलेशन करके बताता हूं, मुझे 1 किलो आटा दे दीजिए, मुझे 1 लीटर दूध दे दीजिए, मुझे 1 लीटर पेट्रोल दे दीजिए। अब जब मैं 1 लीटर पेट्रोल कहूंगा तो वो कहेगा भाई पिछली बार 90 रुपए का था, मान लीजिए अब की बार 100 रुपए का है, तो मुझे दिख रहा है कि इसके 10 रुपए रेट बढ़ गए।
मैंने कहा 1 लीटर दूध दे दीजिए, उसने कहा पिछली बार 65 का था, अब 70 का हुआ। मुझे नजर आता है कि 5 रुपए इंक्रीज हो गए। लेकिन जब मैं कहता हूं कि मुझे 5 रुपए वाला बिस्किट दे दीजिए, तब मुझे यह नहीं पता चलता कि उस 5 रुपए वाले बिस्किट में पहले 50 ग्राम आता था लेकिन अब 40 ग्राम हो गया, क्योंकि उस पर मेरा फोकस नहीं है। साइकोलॉजिकली समझिए, हमें ऐसा लग रहा है कि रेट नहीं बढ़े, लेकिन क्वांटिटी को कम करके भी तो रेट बढ़ाए जा सकते हैं। इनडायरेक्टली उसको वो ज्यादा पैसों में बेच पा रहा है जितना अमाउंट में पहले 5 रुपए में बेचता था। इसका मतलब है कि ये भी एक प्रकार है महंगाई का, लेकिन इस प्रकार को हम कुछ अलग नाम देते हैं सर, और इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। इसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? श्रिंकफ्लेशन इस्तेमाल करते हैं। इसको श्रिंकफ्लेशन कहते हैं सर जब क्या हो, व्हेन प्राइस नो चेंज, जब कीमत में कोई चेंज ना हो, प्राइस आर नॉट चेंज, बट कीमत चेंज नहीं करती है, बट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो रिड्यूस कर देती है। पर जो क्वांटिटी है प्रोडक्ट की, जो मात्रा है उसके अंदर, वो कम कर दी जाती है। तो इनडायरेक्टली आप कहोगे सर ये इन्फ्लेशन ही अप हो जाता है, बस इसको श्रिंकफ्लेशन कहते हैं। जब कीमत समान रहे, जब कीमत समान रहे परंतु वस्तु की मात्रा में कमी की जाए, वस्तु की मात्रा में कमी की जाती है, तो उसी को कहा जाता है श्रिंकफ्लेशन। अच्छा, यहां पर एक और बात समझने की है। कई बार ऐसा भी होता है सर कि देश में इन्फ्लेशन बढ़ता है और इसके कारण से हम देखते हैं कि बेरोजगारी भी बढ़ जाती है। कई बार इन्फ्लेशन के बढ़ने पर कई बार बेरोजगारी भी बढ़ जाती है, लेकिन हमारे देश की जो ग्रोथ रेट है वो स्लो रहती है। महंगाई बढ़ जाए, बेरोजगारी भी बढ़ जाए, लेकिन स्लो ग्रोथ रेट रहे देश के अंदर, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को क्या कहा जाएगा? तो देखो, उस सिचुएशन को कहा जाएगा स्टैगफ्लेशन। उस सिचुएशन को क्या कहा जाएगा? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश में देखो इस तरह के वर्डों का इस्तेमाल करते हैं हम। तो सर ये स्टैगफ्लेशन क्या हुआ? जब मैंने कहा महंगाई इंक्रीज करे, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करे, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज विद स्लो ग्रोथ रेट। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करे लेकिन विद स्लो ग्रोथ रेट, लेकिन जो ग्रोथ रेट है हमारी वो स्लो रहे, वो कम रहे। तब इस पर्टिकुलर सिचुएशन को क्या कहा जाएगा? आप कहोगे जब मुद्रास्फीति व बेरोजगारी में वृद्धि हो, कम या धीमा आर्थिक विकास के साथ, कम आर्थिक समृद्धि के साथ। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम कहेंगे कि सर वो क्या होगा? उस सिचुएशन को हमने स्टैगफ्लेशन का नाम देना है। ग्रोथ रेट जो है वो स्लो हो और महंगाई जो है वो ज्यादा हो। इसीलिए देखो यहां पर हम एक और बात कहते हैं, सामान्यतः इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट ये इनवर्स होते हैं एक दूसरे के। महंगाई जब जब बढ़ती है, बेरोजगारी तब कम होनी चाहिए, लेकिन जब ऐसा हो जाए कि इन्फ्लेशन बढ़े और महंगाई बढ़े, तब उसको स्टैगफ्लेशन का नाम दिया हमने। लेकिन बेसिक तौर पर हमारे पास एक व्यक्ति है सर जो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि होना यह चाहिए कि हमारे पास एक लाफर नाम से है, जिसके लिए हम एक कर्व बनाते हैं सर, जिसको बेसिक तौर पर हम टैक्स में यूज करते हैं, और एक बनाते हैं हम फिलिप्स कर्व, जिसको हम महंगाई और बेरोजगारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसको महंगाई में भी पढ़ सकते हैं, बेरोजगारी में भी पढ़ सकते हैं। इसको कहा जाता है फिलिप्स कर्व या फिलिप्स वक्र कहते हैं, जिसको एक फिलिप्स नाम के व्यक्ति ने बनाया था। A.W. फिलिप्स है, जो कि न्यूजीलैंड से आते थे। ये जो फिलिप्स कर्व बनाते हैं वो इसीलिए बनाते हैं, इसका संबंध महंगाई और बेरोजगारी से होता है सर, और इस कर्व को इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि ये बताता है कि इनवर्स रिलेशन होता है महंगाई और बेरोजगारी में सामान्यता। इनवर्स रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जो हमारी महंगाई है, क्योंकि महंगाई बढ़ना जो होता है वो प्रोड्यूसर के लिए बेनिफिट होता है, और जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पादक है, अगर उसको बेनिफिट मिलेगा तो आप जानते हैं सर उससे कारोबार में वृद्धि होगी। उत्पादक का फायदा होना कारोबार बढ़ाएगा, जिससे रोजगार बढ़ेगा, बेरोजगारी गिरेगी, और अगर कारोबार नुकसान में जाएगा तो फिर बेरोजगारी बढ़ जाती है। तो बेरोजगारी में और महंगाई में हमेशा इनवर्स यानी उल्टा रिलेशन होता है। लेकिन यह नियम हर बार लागू नहीं होता, यह नियम शॉर्ट टाइम पीरियड में लागू होता है, क्योंकि थोड़े समय की बात करें, शॉर्ट टर्म की बात करें, यह नियम हमेशा लागू नहीं होगा।
इट एप्लीकेबल इन शॉर्ट रन। ये वाला जो नियम है, इसीलिए मैंने कहा कभी कभी महंगाई बढ़ने पर बेरोजगारी भी बढ़ जाती है, जब बहुत ज्यादा व्यापार में महंगाई बढ़ जाए तो एप्लीकेबल इन शॉर्ट टर्म। यह नियम अल्पकाल में लागू होता है, कम समय अवधि में लागू होता है। यह नियम अल्पकाल में लागू होगा, याद रखिएगा। लेकिन क्या नियम होगा इसको आपने याद रखना है। तो अब यहां से हमें यह पता चल गया कि महंगाई कैसे कैलकुलेट की जाती है, हमें यह पता चल गया है कि महंगाई में क्या क्या कारण है जो बढ़ा सकते हैं और किस तरह से कम किया जा सकता है। महंगाई जो है वो बेसिक तौर पर जो हम उसकी डेफिनेशन में कंफ्यूज रहते हैं, हमारी लगभग वो जो डेफिनेशन है वो कंफर्म हो चुकी है कि किस तरह से। आप देखो यहां पर जो महंगाई और बेरोजगारी है उसका रिलेशन भी मैंने आपको बता दिया कि एक तरफ अगर अनएम्प्लॉयमेंट ले और एक तरफ इन्फ्लेशन, तो इनके बीच जो संबंध बनेगा वो इनवर्स संबंध बनेगा। ये इस तरह का एक कर्व बनता है जिसको फिलिप्स कर्व कहते हैं। ये पूरी जानकारी आपके पास है, हर एक टर्म्स आपके पास क्लियर है। अब आप क्वेश्चंस को जब करेंगे ना इसके अंदर, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आपसे कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। सिर्फ एक जिम्मेदारी आपकी है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ध्यान से अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो फिर मुश्किलें हैं। क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ लिया, समझ लिया, तो फिर आपको आंसर बताने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हर एक सवाल आपका सॉल्व हो जाना चाहिए इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर। मैंने ये सारी चीजें आपको अवेलेबल कराई हैं। होपफुली इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन और श्रिंकफ्लेशन, इसके अलावा हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन, ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो हमने शुरुआत में कहा था कि क्लियर करेंगे, वो अब आपके पास कंप्लीटली क्लियर हो चुकी होंगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।